एवरीवन, पेरियो हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अजय, पेरियोडोंटिस्ट बाय प्रोफेशन, और यहां मैं वीडियोस बनाता हूं गम्स और दांतों से रिलेटेड, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे गम रेसेशन के बारे में। हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मसूड़े नीचे जा रहे हैं, हमारे मसूड़े दांतों से अलग होने लग रहे हैं, हमारे दांतों के बीच में जगह दिखने लग रही है और दांत थोड़े लूज़ होने लग रहे हैं। ये है गम रेसेशन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें। सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपके जो मसूड़े होते हैं गम्स, वो दांतों को छोड़ के नीचे जाने लगते हैं, जिससे आपके दांत और लंबे नज़र आने लगते हैं। इसे हम इन कैटेगरीज़ में समझेंगे, जैसे इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है और इन्हें मैनेज कैसे किया जाता है। जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है आपको कि दांतों की जड़ें नज़र आने लगती हैं, दांत और लंबे नज़र आने लगते हैं, गम्स की पोजीशन जो होती है वो शिफ्ट करने लगती है। डिपेंडिंग अपॉन कॉज ये अलग अलग टाइप्स ऑफ रेसेशंस हैं। जो कारण रेसेशन का, उसकी तरह इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे रेसेशन जो एसोसिएटेड होता है टूथ ब्रशिंग के साथ, जिसमें आपको बिल्कुल क्लिनिकली हेल्दी जिंजाइवा दिखेगा, स्मूथ और पॉलिश टूथ सर्फेसेस दिखेंगे जिन पे कोई डिपॉजिट्स नहीं होंगे। सेकंड टाइप ऑफ रेसेशन होता है जो कि प्लाक की वजह से होता है, जिसमें आपको लोकल फैक्टर्स, आपके डिपॉजिट्स दांत के ऊपर, गंदगी वगैरह दिखाई देगी दांत के ऊपर, उसकी वजह से जो रेसेशन हो रहा है, जैसे आपको फोटो में नजर आ रहा है। थर्ड टाइप ऑफ रेसेशन जो होता है वो पेरियोडोंटाइटिस की वजह से जो रेसेशन हो रहे हैं, जिनमें जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस है। इसमें आपको दांतों के बीच में जगह दिखाई देगी, इंटरडेंटल बोन लॉस होगा, इंटरडेंटल सॉफ्ट टिश्यू लॉस होएगा। बेसिकली इन तीन कैटेगरीज में हम कारण की वजह से क्लासिफाई कर सकते हैं रेसेशन को। अब ये अगली स्लाइड में क्या है, टाइप एक्सटेंट ऑफ रेसेशन की वजह से हम क्लासिफाई करेंगे उसको कि कितना आपका रेसेशन बड़ा है, गहरा है, कितना चौड़ा है वो। जैसे ए जो है वो काफ़ी नैरो डिफेक्ट है, बी में वो थोड़ा डीप डिफेक्ट हो रहा है, सी में वो थोड़ा और ब्रॉड हो रहा है अपनी साइज़ में, और डी में इंटरडेंटल सॉफ्ट टिश्यू लॉस भी है, बोन लॉस भी है, साथ में टूथ की जो मेल पोजीशन है। आइए अब समझते हैं इसके कॉजेज़ को। बेसिकली कॉजेज़ को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब होता है होने से पहले ही संभावना बढ़ा दे जो किसी चीज़ की, और प्री डिस्पोज कर दे उसको। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ट्रिगर करना या उसको बढ़ाना, जैसे प्रेसिपिटेट करना उसको। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जैसे इनएडिक्वेट अटैच जिंजाइवा, हाई फ्रेनम अटैचमेंट, शैलो वेस्टिब्यूल, मेल पोजीशन ऑफ टीथ, ऑशियस डिहिसेंस, ये फैक्टर्स वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं आपके गम्स में या आपकी ओरल कैविटी में, जिनकी वजह से आप प्री डिस्पोज होते हो, आपको जिंजाइवल रेसेशन होने की संभावना बढ़ जाती है उसके होने से पहले ही। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब है जैसे विग्रस टूथ ब्रशिंग, लेसेरेशन, किसी तरह का ट्रॉमा, आपके बार बार मसूड़ों में जो स्वेलिंग आ रही है, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन, आइट्रोजेनिक फैक्टर्स जो ट्रीटमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे रेस्टोरेटिव और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वगैरह, या फिर ट्रॉमेटिक ओवरबाइट, किसी के दांत जो हैं वो ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं जिसकी वजह से उसके गम्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है या ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है। जिंजाइवल रेसेशन के लिए मोस्ट कॉमन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग, गलत तरीके से ब्रश करना या गलत ब्रश का इस्तेमाल करना। सबसे पहले गलत इम्प्रॉपर टेक्निक में क्या हो सकता है, इसमें लॉन्ग ब्रिस्क स्ट्रोक्स यूज़ किए जाएं, ज़्यादा आप लॉन्ग पैटर्न में ब्रशिंग कर रहे हैं, या एक्सेसिव प्रेशर गम्स के ऊपर अपने डाल रहे हैं, या आपका सीक्वेंस जो ब्रशिंग का है वो प्रॉपर नहीं है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपको शॉर्ट ब्रिस्क मोशन में ब्रशिंग करनी चाहिए, एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है गम्स के ऊपर, एक पैटर्न में ब्रश करना है, जैसे कि राइट से लेफ्ट आप पहले आउटर सरफेस क्लीन करो, फिर आप इनर सरफेस क्लीन करो, लेफ्ट से राइट अगेन दोबारा, फिर नीचे वाले दांतों में आप सेम यही पैटर्न फॉलो करो, पहले बाहर के दांतों को साफ़ करो, फिर अंदर की तरफ से उनको साफ़ किया जाए, फिर ऊपर की तरफ से साफ़ किया जाए, एक पैटर्न में ब्रश किया जाए जिससे सारे सरफेसेस आपके जो टूथ के हैं वो कवर हों। देन प्रोलॉन्ग ब्रशिंग वगैरह करने से भी आपके दांतों को नुकसान और गम्स को नुकसान हो सकता है, जिसमें कई लोग जैसे ज़्यादा देर ब्रश करते हैं। नॉर्मली क्या है, 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, और कई बार फोर्स करते हैं लोग ब्रिसल्स को अपने गम्स के अंदर, वो भी नहीं करना है, उससे भी आपके जिंजाइवल रेसेशन होता है। सेकेंड इज़ फॉल्टी टूथ ब्रश, जिसमें ब्रश ही आपका फॉल्टी है, जिसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप लार्ज ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अननेसेसरी का ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है आपके गम्स के ऊपर। इसलिए क्या है, जो आपके ब्रश की हेड की साइज़ है वो
स्मॉल या मीडियम होनी चाहिए, जिससे जितना एरिया आपको कवर करना है उतना ही एरिया उसमें कवर हो। सेकेंड थिंग ये है कि आपका ब्रश का जो टॉप सरफेस है वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका फिर यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं पड़ता है। इसलिए वी प्रेफर बेसिकली कि आपके जो ब्रश का हेड है वो फ्लैट हो, ना कि वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव हो, ताकि वो प्रॉपर एडिक्वेट प्रेशर लगाए आपके गम्स पे और टूथ सरफेसेस पे। देन टू स्टिफ्ट ब्रिसल्स, सर्दियों के मौसम में आमतौर पे ये देखा जाता है कि आपके ब्रश जो होती है वो हार्ड हो जाती है, तो नॉर्मली उसे गर्म पानी में थोड़ी देर डिप करके फिर आप ब्रश कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं कि ब्रश को अगर आप अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो वो आपके गम्स के लिए बेटर रहेगा। अगर आप प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके गम्स को फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसमें रेसेशन क्रिएट होएगा। अब आते हैं लेसेरेशंस के ऊपर कि लेसेरेशंस मतलब कोई घाव, मसूड़ों के ऊपर जो आपके घाव बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं। बेसिकली इनमें सबसे मेन कारण होता है अगर आपकी डाइट, अगर आप हार्ड फूड या रफ फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके मसूड़ों पे लेसेरेशंस हो सकते हैं, जिनकी वजह से आगे चल के जिंजाइवल रेसेशन क्रिएट हो सकता है। या फिर आपकी आदतें जो अफेक्ट कर रही हैं आपके गम्स को, जैसे कि टबैको, स्मोकलेस टबैको हो गया, नेल बाइटिंग करते हैं कई लोग, पेंसिल वगैरह या हेयर पिन्स पे बाइटिंग करते हैं, कुछ लोग टूथपिक वगैरह को इम्प्रॉपरली वे में यूज़ करते हैं। आजकल जैसे टिप आपके लिप या फिर टंग पे पियर्सिंग होती है, उसे भी लॉन्ग टर्म में चल के आपके गम्स में रेसेशन क्रिएट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जनरली क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में गम्स में हमारे रेसेशन क्रिएट ना हो, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब आते हैं अदर फैक्टर्स पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम हमारे मसूड़ों के नीचे जाने में या जिंजाइवल रेसेशन क्रिएट होने में। उसमें सबसे पहले है ऑक्लूजल ट्रॉमा। आपके दांतों का अगर ऑक्लूजन प्रॉपर नहीं है, दांत जिस पैटर्न में मिल रहे हैं अगर वो पैटर्न सही नहीं है आपका, तो आगे चल के आपके गम्स के ऊपर उसका इफेक्ट नज़र आता है। इसीलिए अगर आपके टीथ का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो पहले उसे अलाइन किया जाए, ताकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से, ताकि उनका अलाइनमेंट सही हो, जिससे एक्सेसिव प्रेशर आपके गम्स पे ना पड़े। सेकेंड फैक्टर इज टूथ मेल पोजिशन। अगेन वही बात है कि अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट आपका टूथ होगा तो आपके गम्स ज़्यादा नीचे जाएंगे, अगर टूथ आपके प्रोमिनेंस कम है तो आपके ज़्यादा कोरोनल गम्स मिलेंगे, आपके मतलब ज़्यादा ऊपर की तरफ गम्स मिलेंगे आपके। तो मसूड़े ज़्यादा नीचे वहीं जाते हैं जहाँ आपका टूथ प्रोमिनेंस ज़्यादा होता है। देन अगेन एक फैक्टर आता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का। अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, कैलकुलस वगैरह डिपॉजिट्स हैं, प्लाक है, तो उसकी वजह से भी आपके गम्स वगैरह नीचे जाते हैं। देन आइट्रोजेनिक फैक्टर्स, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान जब बैंड या फिर आर्च वायर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कुछ लोकलाइज एरियाज़ में रेसेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो उसे काफ़ी केयरफुल होके या प्रिकॉशन लेके यूज़ करना होता है। देन एजिंग एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना भी है कि आपके उम्र के साथ धीरे धीरे मसूड़े एक नॉर्मल पैटर्न में नीचे जाएंगे। रेसेशन थोड़ा बहुत आपको एज के हिसाब से भी एंटिसिपेट करना होता है कि इतना रेसेशन एज के अकॉर्डिंग है। देन आपका वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, जैसे कि कई बार वायरल इन्फेक्शंस में देखा जाता है कि आपके जो गम्स होते हैं उनमें अल्सर्स होते हैं, वेसिकल्स क्रिएट होते हैं जो कि पेन या फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो आगे चल के जब वो वेसिकल हील हो जाता है तो आपके कहीं कहीं पे गम्स में रेसेशन देखने को मिल सकता है। तो अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस के ऊपर कि जिंजाइवल रेसेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली पेशेंट को कंप्लेन होगी रूट सेंसिटिविटी हो रही है, दांतों की जड़ों में पानी ठंडा गर्म लग रहा है उन्हें। दूसरा, जिंजाइवा में भी सेंसिटिविटी रहेगी उनको, कॉस्मेटिक इश्यूज़ भी रहेंगे और फियर ऑफ टूथ लॉस तो रहेगा ही। और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि डेंटिस्ट जो हैं आपके, उनको भी प्रोफेशनली कंसर्न रहेंगे। आप मोर प्री डिस्पोज हैं रूट केरीज के लिए, और जब भी कोई आपका रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री का वर्क होगा तो उसमें भी ये अफेक्ट करता है। साथ ही साथ पल्पल पैथोलॉजी क्रिएट होने के भी चांसेस इसमें रहते हैं। तो बेसिकली ये आपके गम्स को भी नुकसान करेगा लॉन्ग रन में और आपके टीथ को भी नुकसान करता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है अब कि हाउ मच ऑफ द जिंजाइवा इज एडिक्वेट, कितना जिंजाइवा होना चाहिए, कितने मसूड़ों का साइज होना चाहिए जो बेसिकली आपको हेल्दी दांत के लिए ज़रूरी है। तो इसमें ये देखा गया है कि जिन आपके टूथ सरफेसेस के ऊपर 2 mm से कम कैरेटनाइज जिंजाइवा होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन देखी जाती है। इसीलिए और ये भी देखा गया है कि जहाँ पर जिन टूथ सरफेसेस पे 2 mm से ज़्यादा कैरेटनाइज टिश्यू होता है वो 80% क्लिनिकली हेल्दी रहती है। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि 2 mm का कैरेटनाइज टिश्यू मस्ट नीडेड है, जो कि आपके टूथ के लिए चाहिए ही चाहिए आपको 2 mm का मसूड़ा, जिससे आपका टीथ भी हेल्दी कंडीशन में रहे और गम्स भी हेल्दी कंडीशन में रहे। मैनेजमेंट इसकी स्टार्ट होती है इनिशियल थेरेपी में, जिसमें स्केलिंग, रूट प्लेनिंग की जाती है, दांतों की सफाई होती है, रूट सरफेसेस को प्लेन किया जाता है ताकि स्मूथ रूट्स अचीव हो।
देन इसमें कॉज रिलेटेड थेरेपी होती है, जिसमें कारण जो होता है जिसकी वजह से रेसेशन हुआ है उसको ठीक किया जाता है, जिसमें ओडोंटोप्लास्टी या ओक्लूजल थेरेपी या फ्रेनेक्टमी की जाती है। देन कम्स पेरियोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी करके हम विड्थ ऑफ गम्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजर होते हैं, जैसे फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट, कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट्स, पेडिकल सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट्स, पेपिलर रिकंस्ट्रक्शन, पाउच एंड इंटरनल टेक्निक। तो ये बहुत ही वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं जो की जाती हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिंपल और बेसिक टेक्निक समझाएंगे। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले इसके जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से ही इसकी मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले आता है मेल पॉलिशिंग ऑफ टीथ। अगर आपका टूथ मेल पोजीशन है तो उसके लिए आप माइनर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या आप मेजर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आपका करिए, ताकि टूथ का अलाइनमेंट सही हो, जिससे कि वो आपका रेसेशन ठीक हो। देन अगर आपका हाई फ्रेनम है तो आप फ्रेनम के लिए फ्रेनेक्टमी कर सकते हैं। अगर आपका शैलो वेस्टिब्यूल है तो आप उसके लिए शैलो वेस्टिब्यूल के लिए आप वेस्टिब्यूलोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनके लिए आप माइनर सर्जरी या माइनर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, अगर आपका टूथ इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है तो उस टेक्निक को ठीक किया जाए। अपने आप डेंटिस्ट से मिले, आपके डेंटिस्ट आपके दांतों के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी टेक्निक है जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। एज पर योर टीथ आपको टेक्निक बताई जाएगी, उस टेक्निक से आप ब्रश करें। कोई आपका इम्प्रॉपर रेस्टोरेशन का मार्जिन्स है तो उन मार्जिन्स को करेक्ट करेंगे ताकि वहाँ प्लाक एक्यूमुलेशन वगैरह ना हो। कोई क्लास्प या बैंड है जो आपके गम्स के ऊपर हर्ट कर रहा है तो बेसिकली उसको करेक्ट किया जाएगा ताकि वो उसको प्रेसिपिटेट ना करे आगे फ्यूचर रेसेशन को। ये चीज़ है। ये दोनों फैक्टर्स कंट्रोल करने के बाद आप एसेस करते हैं रूट्स कवरेज के लिए। अगर आपका रेसेशन ज़्यादा है, एडवांस स्टेज में है, तो फिर आप रूट कवरेज प्रोसीजर्स कर सकते हैं उसके लिए, जिनमें हम सबसे पहले उस डिफेक्ट को क्लासीफाई करते हैं कि वो डिफेक्ट कौन सा है, किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। उसकी विड्थ, उसकी हाइट देखी जाती है कि वो किस बेस्ट टेक्निक से वो ठीक हो सकता है। एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी देखा जाता है। कंसर्न टूथ जहाँ पर रेसेशन है उसके जो आसपास के दांत हैं उनको देखा जाता है। अगर उनमें एडिक्वेट टिश्यू है तो उस टिश्यू को हम यूज़ करके जो दांत बीच में है उनके, उसको रेसेशन को करेक्ट कर सकते हैं। देन रूट सरफेस मैनेजमेंट भी होती है। आपके रूट सरफेस जो कंसर्न टूथ का है उसको ट्रीट किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन से, ताकि वो बेटर आपके जो गम्स हम उसमें ट्रांसप्लांट करें तो वो बेटर टेकअप हो उसमें। जैसा इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसको फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट बोलते हैं। ये बेसिकली आपके मुंह के अंदर से ही पैलेट आपके तालू से टिश्यू लेके और जहाँ भी आपके रेसेशन है वहाँ पर वो टिश्यू लगाया जाता है। एक तरह से ग्राफ्टिंग होती है, आप ही का टिश्यू लेके आपके गम्स में लगाया जाता है। जैसा इस फोटो में देख रहे हैं आप कि सबसे पहले एक जिंजाइवल बेड क्रिएट किया जाता है। जहाँ पर भी आपके रेसेशन है उस एरिया में से पहले आपका एपिथेलियम रिमूव किया जाता है। टिश्यू की जो ऊपर की परत होती है उसे हटाया जाता है ताकि आपका टिश्यू एक्सपोज हो, और उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग की जाती है। ये ग्राफ्ट आपका ऊपर तालू से लेके और फिर इस पे लगाया जाता है, इसे सूचरिंग करके, और वहाँ पर अच्छे से स्टेबल किया जाता है ताकि वो ग्राफ्ट वहाँ पर टेकअप हो जाए। और आफ्टर 7 डेज 14 डेज ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता है अपने कलर में और स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि हम कुछ केसेस आपको दिखाते हैं। ये केसेस हैं जिनमें फ्रेनेक्टमी की गई है। हाई फ्रेनम था, टेंशन टेस्ट पॉजिटिव था गम्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये हायर फ्रेनेक्टमी की गई है। और जैसा इस फोटो में भी आप देख रहे हैं, और ये है फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट, जिसमें आपके तालू से ग्राफ्ट लेके और नीचे आपके गम्स के ऊपर लगाया गया है, उसे सूचर किया गया है। और 1 वीक के बाद इस तरह से ये कंडीशन दिखाई देती है आपके जो ग्राफ्ट किया हुआ है, और तालू के ऊपर भी इस तरह से नज़र आता है ये। और एट द एंड ऑफ 1 मंथ वो अपने कलर और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आखिर